और हमें भी सावधान रहना चाहिए कि कोई भी सरकार कभी भी इस तरह की स्थिति ले आ सकती है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह बन। तो आम लोगों में बड़ा गुस्सा था इमरजेंसी के प्रति। जहाँ तक अखबारों की बात है, क्योंकि बाकी अखबारों की बिजली काट दी थी तो वो तो प्रिंट ही नहीं कर सके, अखबार निकाल नहीं सके। हमने निकाला था, इसलिए हम लोगों को कोशिश रही सरकार की कि पता किया जाए ये कैसे हुआ। उन्होंने अपना, ये ठीक है कि उस समय जो रूल्स बनाए वो इतने भयानक बनाए कि उनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, इतने भयानक। जो हमारा फोटोग्राफिक डिपार्टमेंट था, उसमें जो एसिड थी, वो एसिड अगर ना डाली होती तो वहाँ जितने अंदर लोग थे ना, वो बिल्डिंग जल जाती और वो सब लोग जिंदा जला दिए जल जाते। आपातकाल के दौरान जो है वो आरएसएस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? मतलब वो एक तरीके का सिर्फ तो वैचारिक दमन था कि वैचारिक दमन, और इंदिरा गांधी जानती थी कि यदि आपातकाल का विरोध करने वाले सबसे पहले संघ के स्वयंसेवक होंगे। तो मतलब एक तरीके से संविधान की हत्या हुई। विधान था ही नहीं। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का वह काला दिन जब सत्ता की भूख ने संविधान को कुचल दिया, आवाजों को दबा दिया और हजारों देशभक्तों को जेलों में ठूसा गया। आज जब उस आपातकाल को 50 वर्ष हो चुके, यह वक्त उन सच्चाइयों को फिर से उजागर करने का है जिन्हें इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिली। यह शो लास्ट वर्ड विद मनोरंजना उन सच्चे सेनानियों को समर्पित है जिन्होंने लोकतंत्र की मशाल बुझने नहीं दी। और इस विशेष चर्चा में हमारे साथ हैं 92 वर्षीय संघ स्वयंसेवक व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय बापू देवदास आप्टे जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे संघचालक श्री गुरुजी के सहयोगी भी रहे हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हमारे बीच एक और जानी मानी हस्ती उपस्थित हैं, वरिष्ठ पत्रकार केदारनाथ गुप्ता जी, जो कि मेरे पूज्य पिताजी भी हैं। इंक, सैफरन और फ्रीडम के लेखक के.एन. गुप्ता जी 1975 में आपातकाल लगने के समय पर मदरलैंड न्यूज़पेपर में काम कर रहे थे। आपातकाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की समाप्ति का सामना करते हुए वे अपना काम निरंतर करते रहे। उस काल के अपने अनुभवों और विचारों की स्वतंत्रता में अपनी आस्था को उन्होंने अपनी पुस्तक इंक, सैफरन एंड फ्रीडम में ढालकर आगे की पीढ़ियों को नया संदेश देने का काम किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से प्रेरित होकर वे जीवन भर पत्रकारिता के माध्यम से नई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करके उनमें राष्ट्रवाद की विचारधारा को पोषित करते रहे। आज के इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपातकाल के दौरान जनता पर हुए दमनकारी कदमों की सबसे बड़ी जो मिसाल है वो आपको क्या याद आ रही है? आपातकाल में हम तो बहुत दिन अंडरग्राउंड रहे, पुलिस खोजती रही सारे देश में, पर हम जगह बदलते रहे। आपातकाल में लोग डरे हुए थे। सरकार ने जो कार्यकर्ता अंडरग्राउंड नहीं हो सके उन सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और जेल में उस समय वातावरण ये था, सब डरे हुए इतने ज़्यादा कि वो जो कैदी छूटकर आते थे बेल पर, उनके साथ तो उन्होंने मुझे चिट्ठी भेजी कि हम सब लोग बहुत डरे हुए हैं। यहाँ रोज चर्चा होती है कि इंदिरा गांधी जेल में ही सबको गोली मार देगी, कोई बाहर नहीं निकल पाएगा, खाने पीने की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, दवाइयाँ नहीं मिलती है। तो हम लगभग 15 अंडरग्राउंड कार्यकर्ताओं की कलकत्ता में बैठक हुई जी। हम सब लोग पहुंचे थे। तो वहाँ मैंने कहा कि भाई हम लोग को तो पुलिस कभी पकड़ नहीं पाएगी, न घर है, न दरवाज़ा है, न परिवार है, न बच्चे हैं, न पत्नी है, न दुकान है, न मकान है, कहाँ खोजेगी।
पर जो कार्यकर्ता गृहस्थ, जिनके अपने मकान है, जिनकी अपनी दुकान है, जिनकी अपनी नौकरी है, बाल बच्चे हैं, वो सब तो पकड़ा गए, वो सब अंडरग्राउंड हो नहीं सके। तो उनका मनोबल कायम रखने के लिए हम लोगों को जेल जाना चाहिए, तब वो कल छूट कर जब बाहर आएंगे तब भी हमारे काम के रहेंगे। और एक बार मनोबल जो टूट गया तो फिर जेल से छूटने के बाद भी वो काम में नहीं आएंगे। चर्चा हुई तो कुछ लोगों ने कहा भाई हम लोग तो नहीं जाएंगे, मैंने कहा भाई मैं जाऊंगा। तो उसके पहले भी मैं 3-4 बार 70 से जेल जा चुका था, आ चुका था। तो मैं वहां से रांची चला आया, तो गया कार्यालय पर, तो एंट्रेंस ब्रांच का इंस्पेक्टर बाहर खड़ा था। उसने मुझसे आके कहा आप यहाँ सोएंगे? मैंने कहा आज मैं यहीं सोऊंगा। तो रात में पुलिस रेड करेगी, मैंने कर दे तो यार, बहुत दिन हो गया। तो पुलिस आई, रात में रेड की, हमको पकड़ के ले गई। दूसरे दिन भर सेल में रखा, शाम को निकाल कर वहाँ से हथकड़ी लगा के चलिए, चलो। तो अब जी में बैठे, मैंने कहा हथकड़ी लगाई तो मैं पैदल जाऊंगा। ये कौन सी तारीख की बात बता रहे हैं आप? ये बात है 19 जनवरी 76। 19 जनवरी 76। अच्छा, तो 25 जून से लेके 75 से लेके जनवरी 76 तक मैं अंडरग्राउंड था। आप अंडरग्राउंड थे। तो उस दौरान की कोई ऐसी चीज़ बताइए जो आपको याद हो, जो इतनी दमनकारी हो कि आपको लगता नहीं कि कभी मॉडर्न इंडिया में कभी ऐसी कोई चीज़ दोबारा रिपीट हुई या होगी। चीज़ में उस समय पुलिस पीछे पड़ी रहती थी, तो भागम भाग में कभी कुछ छोड़कर निकल जाना पड़ता था। कलकत्ते में भी जहाँ हम लोग बैठे थे तो बाहर कार्यकर्ता को खड़ा कर रखे थे। उसने आकर कह दिया कि पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस आ रही है। तो हम लोग उठ के भाग गए वहाँ से। भागे तो मैं बाहर आया, मेन रोड पर ट्राम जा रही थी, मैं ट्राम में कूद गया। तो बेचारा कंडक्टर आया हमारे पास, बाबू कहाँ का टिकट देना है? मैंने कहा इसका लास्ट स्टॉप कहाँ है? तो बोला लास्ट स्टॉप उधर बैराकपुर में जो ये है जू, वो लास्ट स्टॉप। मैं को एक टिकट दे दो। तो वहाँ जाके उतर गया, जू में घुस गया कि पुलिस यहाँ तो पहुँचेगी नहीं। तो मजे की बात है कि वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसके पेड़ के नीचे 2-3 लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे और सब खटिया वटिया वहाँ पड़ी हुई थी। तो मैं जाके बैठ गया। तो उन लोगों ने शुरू में तो पूछा नहीं, बाद में पूछा। मैंने कहा यार मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ा देर सोने दो, फिर बताता हूँ। मैं सो गया खटिया। जब उठा तो परिचय हुआ, तो सब लोग बिहार के मोतिहारी जिला के निकले। तो मैं बिहार में काफ़ी घूमा था, मोतिहारी भी कई बार गया था। तो वो लोग थे वहाँ, 2 हाथी थे। वो दोनों हाथी को संभालने का, महावत का और बाकी रख रखाव का काम वो 4-5 आदमी करते थे। तो हाथी पर बैठकर बच्चों को जू घुमाते थे, पैसा लेते थे। तो मेरी उनसे बातचीत हो गई। तो 6 बज गया, तो उसने कहा बाबू अब तो जू का गेट बंद हो जाएगा, आप निकल जाइए। मैंने कहा भाई मैं नहीं जाऊँगा, मैं आज रात में यहीं रहूँगा, कल जाऊँगा। मैं रह गया उनके साथ बैठ के, खाना वाना खाया, सो गया। सवेरे उठे वहाँ से निकल गए। कोई ऐसी विशेष बात जो आप बता सकें जो संघ के लोगों के ऊपर अत्याचार हुए हैं? जैसे जैसे बड़े संघ के लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, संघ पे प्रतिबंध लगा,
कई उन दिनों लोग की बीमार, बातें, कोई कई विशेष लोग बातें बीमार बताइए। थे, पकड़े गए, जेल पहुंच गए, जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि व्यवस्था जेल में बहुत गड़बड़ थी। मैं जब जेल पहुंचा तब भी सारी व्यवस्था गड़बड़ थी। आप किस जेल में आपको रखा मैं गया? पहली बार पकड़ा के गया रांची जेल में, रांची जाके कार्यालय में सो गया था। रात में पुलिस आके पकड़ के ले गई। दूसरे दिन शाम को जेल जब बंद हो जाता है 6 बजे, सब कैदी अंदर, तब मुझे ले गए। तो पहुंचे तो सुप्रिंटेंडेंट था जेल का, उसने कहा होम मिनिस्टर का ऑर्डर है कि आपको पॉलिटिकल वार्ड में नहीं रखना। मैंने कहा यार मैं यहाँ अंदर आ गया हूँ, जहाँ रखना रखो, कहीं तो रखोगे। तो मीसा का 2 पार्ट था, जो कानून इंदिरा गांधी बनाई थी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। हाँ जी। उसका एक पार्ट था क्रिमिनल, दूसरा पार्ट था पॉलिटिकल। क्रिमिनल पार्ट में बहुत सारे बड़े बड़े क्रिमिनल गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए थे, तो उनका वार्ड अलग था। बोला आपको उस वार्ड में रहना पड़ेगा, चलो वहाँ रहेंगे हम। मैं गया वहाँ, तो जो रांची थे तो कुछ परिचित थे, कुछ बाहर के, बंगाल के। रांची जिले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 राज्यों के क्रिमिनल थे। तो सबसे जान पहचान हुआ। जेल में जाने के बाद हमने अपनी दिनचर्या सवेरे उठकर सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम ये सारा शुरू किया। तो लोग देखते रह गए। कुछ दिन देखे, फिर हमसे पूछना शुरू किए। मैंने समझाया उनको। लेकिन आपकी बातों से लगता नहीं कि आपके ऊपर कोई अत्याचार हुआ। बातों नहीं। से लग रहा है जैसे आप साधारण तरीके से एक जेल में उन्होंने हम तो भरा तो बहुत आप आ रहे। मस्ती में रहे वहाँ। क्या लेकिन हमने तो आपातकाल की ऐसी ऐसी कहानियां सुनी हुई हैं जहाँ पे लोगों है, का। कई जगह हुआ जी। मेरे साथ। इसलिए कि मैं, सबसे बड़ी बात वही है कि मैं गया तो सबसे मैंने दोस्ती कर, और उसके बाद जेल में 1200 कैदी थे। तो हमारे बाकी साथी जो थे दिन भर ताश खेलने में बिताते। हम कभी ताश नहीं खेले, हम जेल में घूमते रहते थे। कोई बीमार है उसको पकड़ के हॉस्पिटल ले गया, किसी की चिट्ठी लिखनी है, किसी का प्रिजनर पिटीशन लिखना है, किसी की मैजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखनी, हम सब काम कर देते थे। सारे कैदी मेरे साथ थे, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। गोदाम था, गोदाम का सिपाही वही सब जानता था। आपको पर्सनल कष्ट नहीं हुआ। ये तो पहली बार आप रांची के जेल में रहे, और दूसरी बार फिर वहाँ से मुझे चालान करके लोग भेज दिए भागलपुर सेंट्रल जेल। भागलपुर। नहीं, लेकिन आपातकाल में भारत के लोकतंत्र के इतिहास का जो है सबसे काला अध्याय माना जाता है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? के बारे में इंदिरा गांधी ने क्या क्या दूरदृष्टि और प्रगति और ये सब घोषणाएं बनाई थी, पर आम आदमी जो था वो उससे खुश नहीं था, नाराज था। माने इवन सरकारी कर्मचारी जो थे राज्यों के, वो भी आपातकाल में जो नियम इंदिरा गांधी ने लागू किए अनुशासन के नाम पर, इसके नाम पर, उससे बहुत दुखी थे। मैंने 77 में चुनाव जब हुआ, बिहार, उत्तर प्रदेश की सारी सीटें हम लोग जीत गए, कांग्रेस हार गई। तो मैं तो चुनाव के पहले मुझे छोड़ दिया था जेल से। इंदिरा गांधी ने जब निर्णय किया कि मार्च 77 में चुनाव करने हैं, तो उन्होंने सब पार्टी के अध्यक्षों को चिट्ठी लिखी कि मैंने निर्णय कर लिया है 77 मार्च में चुनाव होंगे। आपके जो कार्यकर्ता जेल में है और आप चाहते हैं जिनको चुनाव के लिए बाहर, उनकी लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट दी, सबसे पहला नाम मेरा था। तो 14 जनवरी 77 को मैं छूट गया।
भागलपुर जेल से। तो उस समय मैं जब घुमा बाहर आकर, तो आम लोगों में बड़ा गुस्सा था इमरजेंसी के प्रति। मैंने आपको आश्चर्य लगेगा कि 77 का जो इलेक्शन हुआ, कांग्रेस एक सीट जीत नहीं पाई, न बिहार से न उत्तर प्रदेश से। तो मैं जब घूम रहा था पोलिंग के दिन, तो लोग कुछ डरे हुए, कुछ समय हुए, वोट देने जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, फिर वोट के बाद इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देगी, फिर हम लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। मैंने सबको समझाया यार ऐसा नहीं होगा। तो मैं बूथ पर गया, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो था उसने मेरा स्वागत किया, आइए सर आप तो जेल से छूट के। मैंने कहा रहे, आइए लीजिए 10 बैलेट पेपर मुझे दिए, टाइम मार के डाल दीजिए। उसने कहा वोटर आ ही नहीं रहा है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के, बैलेट पेपर स्टैम्प मारो और डाल दो बक्सा में। तुम लोग कुछ चाहता है कि इमरजेंसी हट जाए, सब जगह वही हुआ। कांग्रेस एक सीट जीतने पाई। जिस दौरान आप जेल में थे, पहले रांची में, बाद में भागलपुर में, उन दिनों में आपका संघ के बाकी जो वरिष्ठ नेता थे उनसे कोई कम्युनिकेशन, कोई कांटेक्ट रहता था? बहुत थोड़ा। मैं जेल में था तो वो लोग चिट्ठी भेजते थे मुझे। बाकी लोग कौन कौन जेल में थे? कड़िया मुंडा हमारे थे, जी जो बाद में डिप्टी स्पीकर बन गए थे। जी बहुत लोग थे। विजय मित्रा थे, जो जी। बाद में कृषि मंत्री बन गए थे। जी, यही सेम सवाल मैं अभी गुप्ता जी से करना चाहूँगी कि एटलीस्ट जहाँ तक प्रेस का सवाल है, तो प्रेस के लोग जो है उसको सबसे काला अध्याय लोकतंत्र का मानते हैं। ऐसा क्यों? आप्टे जी की बातों से नहीं लगा कि बहुत भारी उनके ऊपर कोई अत्याचार हुआ हो, लेकिन अभी गुप्ता जी से सुनेंगे कि उन दिनों का ब्यौरा। इमरजेंसी लगने के बाद हम लोगों को बताया गया कि प्रेस पर प्री सेंसरशिप लग गई है, आप लोग कोई भी सूचना नहीं दे सकते और समाचार पहले गवर्नमेंट को दिखाया जाएगा, अगर वो अप्रूव करेगी तो उसको छाप सकते हैं। तो ये सब जानते हुए भी हमने देखा कि मदरलैंड, जिसमें हमारे एडिटर जेल में चले गए थे, पकड़ लिया था उन, तो उन्होंने जब हमको बताया कि भाई आप लोग देखना क्या हो सकता है, तो हम लोग गए और हमने वो अखबार सप्लीमेंट निकाला। और जहाँ तक लोगों के साथ थी, तो प्रिंटिंग प्रेस और एडिटोरियल सारा स्टाफ बेडर कर वहाँ पर आया और काम किया और उसमें सहयोग दिया। उसके बाद जब पुलिस को पता लगा कि यहाँ से ये अखबार निकला है, तो इसलिए उन्होंने उसको सीज कर दिया और हम लोगों को कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। तो वो अखबार बंद हो गया। जहाँ तक अखबारों की बात है, क्योंकि बाकी अखबारों की बिजली काट दी थी, तो वो तो प्रिंट ही नहीं कर सके, अखबार निकाल नहीं सके। हमने निकाला था, इसलिए हम लोगों को कोशिश रही सरकार की कि पता किया जाए ये कैसे हुआ। उन्होंने अपना इंक्वायरी वगैरह की और पता लगा, तो उसमें हम लोगों के ऊपर उनकी बड़ी निगाह थी ये कैसे करते हैं। लेकिन हमारे संबंध थे सबके साथ, तो इसलिए एक जर्नलिस्ट कॉलोनी जो दिल्ली में है, गुलमोहर पार्क, उसमें हम रहते थे। तो वहाँ पर भी उनको सरकार को ये रहा कि जर्नलिस्ट रहते हैं, इनको पता किया जाए, इनको देखा जाए इन्होंने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है, क्या क्या कर रखा है। तो बहुत सारे कष्ट देने की कोशिश की। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल था, क्योंकि संघ में मेरा सन 45-46 से संबंध था और सन 48 के सत्याग्रह में मैं जेल में रहा था, तो दिल्ली जेल से मुझको बक्सर भेज दिया था और उम्र 16 साल की भी नहीं थी। तो जुवेनाइल एक्ट में लेना चाहिए था, वो सब ना करके 1.5 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट
और 500 रुपए का फाइन, और नहीं तो 6 महीने की और रिगरस इम्प्रिजन। तो इस तरह का किया। जहाँ तक इमरजेंसी की बात है, ये ठीक है कि उस समय जो रूल्स बनाए वो इतने भयानक बनाए कि उनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, इतने भयानक थे। लेकिन मुझे जब लगता है कि सन 48 में, जबकि कोई रूल नहीं था, कोई कानून नहीं था, और सो कॉल्ड हमारे जो बड़े बड़े नेता थे, राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी तो थे ही, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, सब लोग थे और हर विचार को समझते थे। लेकिन उसके बावजूद जितनी सज़ा उन लोगों ने दी वो अंग्रेज़ भी नहीं देते थे। भगत सिंह ने कानून बना दिया था जब उसने भूख हड़ताल की थी कि हमको पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, तो हमको पॉलिटिकली डील किया जाए। तो अंग्रेज़ों ने उस समय ये मान लिया कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको पॉलिटिकली ट्रीट किया जाएगा, क्रिमिनली ट्रीट किया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि हम लोगों को क्रिमिनल से भी वर्स ट्रीट किया। उस समय कोई कानून जो अंग्रेज़ों के चले आ रहे थे, उसके जो भ्रष्ट गंदे कानून थे उनके अंदर किया। जो अच्छे कानून थे कि भाई बच्चे हैं, लड़के हैं, 15 साल के स्टूडेंट हैं, इनसे क्या खतरा हो सकता है, और ये सत्याग्रह करके खुद आए। लेकिन उसके बावजूद जो हो सकता था उन्होंने प्रेरणा दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय हिंदुस्तान में इतनी पार्टियां थी, इतने नेता थे जिनके नाम मैं गिना सकता हूँ, उनमें से किसी ने कोई इस तरह का कोई सद्भाव हम लोगों के लिए नहीं रखा। ये सोचा ही नहीं कि 1 लाख युवक, जिसमें स्टूडेंट, यंग मैन है, सब यंग मैन थे उस समय, तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, या वो सत्याग्रह के आगे के द्वारा आए, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये तो सोच भी नहीं सकते। और जब मैंने कहा कि ये सारे नेता जो अपने आप को गांधीवादी कहते थे, सब लोग कहते थे कि हमने अंग्रेज़ों से ये लिया है और हम अपनी जनता को ध्यान से रखेंगे, अरे वो सब लोग अंग्रेज़ों से बुरा व्यवहार उन्होंने किया। ये आप बात बता रहे हैं कौन से सन की? सन 1948 सन 1948 की, जब संघ के ऊपर जो है प्रतिबंध का था गांधी जी की हत्या के बाद जी। तो इतना अत्याचार हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबके होते हुए किसी ने कोई सहानुभूति प्रकट नहीं की। जहाँ तक इमरजेंसी की बात है, उसमें तो सारे नेता और यहाँ के सब पकड़े गए, उनके साथ महाराष्ट्र में सारे ब्राह्मणों के घर जला दिए जी। और जैसा आपने अभी बताया है अपने जी ने कि किस तरीके से जितने उन्होंने कहा ब्राह्मण था, ब्राह्मण के चित पावन ब्राह्मण, संघ के प्रचारक और विचारक और जितने नेता थे, उन सब के घरों को जला देना, ये इतने कष्ट किए। मैं तो दिल्ली का बता रहा था अभी आपको कि दिल्ली के अंदर श्री जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने आपका आंदोलन इमरजेंसी में चलाया, उन्होंने सन 48 के अंदर संघ के लोगों के खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन छेड़ा। वो तो पूरा खिलाफ थे। और सरदार पटेल को उन्होंने दोषी माना और ये कहा कि सरदार पटेल शुड रिजाइन, कि वो गांधी जी की रक्षा सुरक्षा नहीं ले कर पाए। उसके अलावा उन्होंने जुलूस निकाला, और उस जुलूस का मैं अभी आपको वर्णन दे रहा था कि उस जुलूस ने जो हमारा संघ का प्रेस था ऑर्गेनाइज़र का दरियागंज में, उसको आग लगाने की कोशिश की और लगा ही दी। उस समय जो संघ के ऊपर कार्यकर्ता थे, उन्होंने अगर उनके पास जो हमारा फोटोग्राफिक डिपार्टमेंट था, उसमें जो एसिड थी, वो एसिड अगर ना डाली होती तो वहाँ जितने अंदर लोग थे ना, वो बिल्डिंग जल जाती और वो सब लोग जिंदा
जला जिंदा दिया जल जाते। तो ये उन दिनों में हो रहा था। ये कम से कम इमरजेंसी में पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, ये सब ठीक है, कुछ का अता पता नहीं। तो हम लोगों का क्या अता पता था? हम लोगों को यहाँ से दिल्ली से 16 साल का लड़का है, उसको बक्सर भेज दिया और बक्सर जेल में हमें पहले हजारीबाग जाना था, फिर बक्सर छोड़ दिया गया। बक्सर में रहे, हमारे पिताजी मिलना चाहते थे, पहले वो हजारीबाग गए, फिर बक्सर गए। बक्सर में हमने 7 दिन की भूख हड़ताल की कि हमारे साथ इतने अत्याचार हो रहे। और जैसा आपने बताया कि इमरजेंसी में भी किया, लेकिन उस इमरजेंसी में तो किया, मीसा और ये सब रूल्स बनाए थे, लेकिन सन 48 में ऐसे रूल्स नहीं थे। उसके बावजूद हमको हथकड़ी भी डाली, हमको बेड़ियाँ भी डाली, और जो मैक्सिमम हो सकता था लाठी चार्ज भी किया। जब हमने प्रोटेस्ट किया बड़ी कि हम ये बेड़ियाँ और ये हैंडकफ ये नहीं रखेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो उन्होंने कहा हम शूट कर देंगे। उन्होंने होम डिपार्टमेंट को पता किया, होम मिनिस्ट्री को। वहाँ से फिर ये आया कि भाई देखो इन लोगों को। तो हमारे में से एक नेता था, एक जो सीनियर थे, उन्होंने कहा कि अगर हमारे 200 के ग्रुप में से एक भी कोई चला जाएगा तो मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए। तब उनको ऐसा लगा कि ये तो बहुत बड़े लीडर है, ये तो एक बहुत बड़ा गिरोह है। उनको ये पता नहीं था कि ये संघ के स्वयंसेवक हैं, एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं। तो वो हमें पर्सनली जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा अगर 200 में से कोई भी इधर उधर हो जाएगा, चला जाएगा, तो मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। इस पर देख के उन्होंने वो हमें लाठीचार्ज भी नहीं किया और वो बेड़ियाँ भी हटा दी। और उसके बाद हम लोगों को दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली ट्रेन से हजारीबाग और बक्सर भेजा गया, जिसमें इतना उनको लगा कि ये तो बहुत लीडर है, समझ इनको कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। तो हम लोग खुले वहाँ गए और वहाँ पर जेलों में रहे। आपातकाल के दौरान जो है वो आरएसएस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? मतलब वो एक तरीके का सिर्फ ये तो वैचारिक दमन था कि वैचारिक दमन, और इंदिरा गांधी जानती थी कि यदि आपातकाल का विरोध करने वाले सबसे पहले संघ के स्वयंसेवक होंगे, उस पर प्रतिबंध लगा दो ताकि जेलों में डालने में आसान हो जाए सबको। जी, वो तो जिस दिन आपातकाल की घोषणा की उसके दूसरे दिन उसने प्रतिबंध की घोषणा कर दी। तो जिस दिन आपातकाल डिक्लेयर हुआ उस दिन सारे जो संघ के नेता थे वो भूमिगत हो गए। उस समय की जो स्थिति थी उसका थोड़ा विवरण दें। 25 जून को आपातकाल की सवेरे सवेरे घोषणा हुई, तो उसके बाद हम तो मोकामा से पटना आ रहे थे कार से। जी, पटना आ गए। पटना आकर कार्यालय पर बैठक बुलाई प्रमुख कार्यकर्ताओं की जी, कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो एक कार्यकर्ता को बाहर खड़ा कर रखा था, उसने कहा पुलिस को खबर मिल गई कि आप यहाँ मीटिंग कर रहे, पुलिस आ रही। तो हम लोग सब भाग गए वहाँ से, मीटिंग नहीं हो पाई। भाग कर फिर हम लोग सब अंडरग्राउंड हो, क्योंकि पुलिस सबको खोजना शुरू कर दी। तो जब बड़े बड़े संघ के नेता सारे अंडरग्राउंड हो गए, आप लोग अंडरग्राउंड हो गए, तो जो पूरा लोकतांत्रिक लड़ाई थी उसको आप लोगों ने कैसे जीवित रखा? बाद में अंडरग्राउंड रहकर हम लोग काम करते रहे। अंडरग्राउंड का मतलब ये नहीं कि कहीं जाके जंगल में बैठ गए। जी, तो उन दिनों में क्या किया आप घूमते लोगों थे ने? शहरों में, लोगों को कैसे शहरों में घूमते थे, लोगों से मिलते थे। जी, जो ज़्यादा डरता था बोलता हमारे यहाँ मत आइए, ठीक है भाई नहीं आएंगे। जी, बाकी लोग ठीक थे। तो जेल में भी मैं जब गया तो 1200 कैदी थे। तो मैंने भी अंदर जाकर 1200 कैदियों का ऐसा संगठन बना लिया कि सब मेरे लिए जान देने के तैयार। मतलब होम मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर भेजा कि जितने मीसाबंदी है
उनका सबका फोटो भेजिए। जी। तो वो रांची जेल पर आया, तो मेरे साथ बाकी जो मिसाबंदी थे वो जाके फोटो दे के आ गए। हम्म। तो तुम क्यों गए? अरे क्या को फोटो देने से जाना दो, नहीं तो पुलिस ले जाती पकड़ के। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। मैंने गया, फोटो भी नहीं दिया। तो सुप्रिटेंडेंट था, एक क्रिश्चियन था, अलेक्जेंडर नाम का। हम्म। वो जेलर को, असिस्टेंट जेलर को बोला कि 10 सिपाही अंदर लेके जाओ, हम्म। बंदूक लेके, हम्म। कैमरामैन को लेके जाओ, उनको फोटो ले आओ। तो जेलर जो था थोड़ा समझदार था, उसने कहा मैं ये काम नहीं करूँगा। अंदर 1200 लड़के हैं, उन्होंने खाली हाथ उठा तो 1200 के 1200 टूट पड़ेंगे। हम्म। ना आपका बंदूक कुछ करेगा, आपका सिपाही कुछ कर। देखो मैं ये काम मैं नहीं करूँ। मतलब वो जो 1200 लोग अंदर जेल में थे वो सारे स्वयं सेवक थे या नहीं सोचा कहाँ, सब चोर डकैत थे, चोर क्रिमिनल्स थे सब? क्रिमिनल। और वो सबका काम मैं कर देता था, इसलिए सब मुझे बहुत मानता था। अच्छा। गोदाम से उनको राशन दिला देना, जी। खाना में गड़बड़ है, मेस में जाके डांटना जो बना रहा है उसको, सब काम को मैं करता था। जी। पत्रकारों में तो बहुत कम जेल में थे जो संघ से संबंधित थे या अपोजिशन के साथ बहुत ज़्यादा संबंध थे, वही गए। लेकिन जहाँ तक पत्रकारों ने तो सरेंडर कर दिया, और हमारे जो संगठन थे उसने भी कर दिया। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि जेलों में कैसा व्यवहार था या क्या था, दो बातें मैं बताना चाहूँगा। एक तो मदरलैंड में हमने जनवरी 75 में ही हमारे यहाँ एक लेख छाप दिया था कि इमरजेंसी लगेगी, सब लोग पकड़े जाएंगे, आरएसएस बैन हो जाएगा, अपोजिशन के लोग पकड़े जाएंगे और ये सब होने वाला है। तो इसलिए मदरलैंड के एडिटर को, मलकानी को, खासकर उन्होंने ये पूछा, टॉर्चर किया कि भाई ये कैसे आपको पता था, कहाँ से लगा, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा भाई हमारे को पता लगा, हमारे को एक आर्टिकल आया, वो हमने छाप दिया। तो इसलिए बहुत तंग किया। जहाँ तक इमरजेंसी की बात है, कारण ये था कि मैं जो एनालाइज करता हूँ, एक तो कारण ये था कि मैं मदरलैंड का रिपोर्टर था, और जब इंदिरा गांधी को अपदस्थ कर दिया तो मेरे सभी से संबंध थे। इसलिए गुलजारी लाल नंदा जो नंबर 2 होते थे, मैं उनके पास मिला और मैंने कहा कि सर अब आप तीसरी बार इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो कहने लगे नहीं, इस बार नहीं बनूंगा। मैंने कहा नहीं, पंडित जी के बाद, उनकी मृत्यु के बाद भी आप बने थे, और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद भी आप ही को दिया गया था। तो इंदिरा गांधी के पास और तो कोई, जितने लोग हैं उन पे किसी पे विश्वास नहीं है, और आपके ऊपर तो सबको विश्वास है कि आप जो है वो गुड फेथ में करेंगे काम, और जो पार्टी कहेगी वो आप करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, इस बार मैं इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। ये जब न्यूज़ मदरलैंड में छपी तो इससे इंदिरा गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो सोच विचार कर रहे थे कि इमरजेंसी लगाएं या ना लगाएं। इनर जो उनका सर्कल था, जो रे वगैरह थे, वो बता रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी तैयार नहीं थे इमरजेंसी की, और जो उनके एडवाइज़र्स थे वो भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब उनको ये लगा कि ये नहीं बनेंगे गुलजारी लाल नंदा, और ऐसी स्थिति है जगजीवन राम को बना दूंगी तो वो छोड़ेंगे नहीं, उसको चौहान को बना दूंगी नहीं छोड़ेंगे, जिस किसी को बना दूंगी वो नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए उनके पास एक ही वजह रह गई कि इमरजेंसी लगानी चाहिए, नहीं तो ये मेरे खिलाफ सब कुछ हो जाएगा। दूसरा कारण ये था
कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक थे उस समय, देवरस जी, बाला साहब देवरस, उन्होंने गुरु जी की तरह से नहीं किया। उन्होंने, आप भी शायद मेरे विचार से सहमत हो, कि उनका जो विचार था, उनका डॉक्टर हेडगेवार के जो विचार थे उसके अनुसार उन्होंने संघ को मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल लाइफ थी उसमें डाल दिया था। और उस कारण से संघ के लोग, खासकर नाना जी, वो उस जेपी के मूवमेंट में शामिल हो गए थे। तो जब उसको ये पता लगा, इंदिरा गांधी को, कि जयप्रकाश और दूसरे कर रहे हैं, लेकिन जब उनको लगा कि संघ के लोग भी उसमें जा रहे हैं, और संघ का उनको पता था कि नाना देशमुख और उनके जो लोग हैं वो बेस्ट ऑर्गेनाइज़र हैं, तो इस कारण से उसने ये सोचा कि और कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो बहुत अराजकता हो जाएगी और मेरे ऊपर कुछ भी हो सकता है। तीसरी बात ये थी कि उस समय जॉर्ज फर्नांडीज और नानाजी देशमुख, उनकी भी कुछ जो मीटिंग्स थी उसको पता लग गया था, और उसको ये डर था कि ये दो आदमी, जॉर्ज फर्नांडीज कुछ भी कर सकते। उन्होंने जो रेलवे स्ट्राइक की थी उसे गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट डिस्टेबलाइज कर दिया था। इसी तरह से उसको पता लगा कि ये नाना जी और ये दोनों मिले हैं अंडरग्राउंड, और कुछ बात है, क्योंकि नाना जी उसी बिल्डिंग में काम ऊपर बैठते थे, हमारा आना जाना उनके साथ था, बातचीत थी, तो जानते थे हम लोग। इसलिए भी इंदिरा गांधी के का और कोई कारण नहीं था कि वो किसी तरह से बच सके, उसने ये इमरजेंसी लगाई। ऐसा भी सुना है मैंने कि आप जो है श्री गुरुजी के बहुत निकट रहे। उस टाइम की कोई कहानी सुनाए श्री गुरुजी के बारे में, कोई ऐसी चीज़ बताएं जो हमारे ऑडियंस को ना पता हो। जब मैं मैट्रिक पास कर गया, कॉलेज में गया, तो नागपुर में तृतीय वर्ष का वर्ग लगता था संघ का, प्रशिक्षण वर्ग। तो उसमें गुरुजी 7 दिन रहते थे, आखिरी समारोह के पहले। तो गुरुजी के भाषण का नोट्स लेना और फिर उनका भाषण तैयार करना, ये काम मेरे जिम्मेदारी था, मैं करता था। तो देखते थे, बाद में पढ़ते थे, कहीं सुधार करना है, सुधार कर देते थे, पर खुश रहते थे। एक बार नागपुर में ऐसा हुआ, वर्ष प्रतिपदा का उत्सव, गुरुजी का भाषण शुरू, और उसी समय बारिश शुरू हो गई। तो गुरुजी का भाषण लिखने के लिए टिक सिस्टम से लोग रिपोर्ट लेते थे, मतलब वो बोलना शुरू किए तो एक आदमी ने उनके 5 शब्द लिखे, दूसरे को टिक किया, अगले 5 वो लिखता था। बाद में सब मिलकर बैठ के भाषण पूरा कर लेते थे। तो बारिश जब शुरू हुई तब उनका काम बंद। तो नागपुर के कार्यवाह थे, वो दौड़ के मेरे पास आए, बापू अब कोई उपाय नहीं है। मैंने कहा बताइए। तुम भाषण ठीक से सुनो, घर जाके लिख के तैयार करो। क्या ठीक है। 1 घंटा वो बोले बारिश में, मैं भाषण सुनता रहा और उसका लिंक लगाकर ठीक। फिर घर जाकर बैठ के मैंने उनका भाषण लिखना शुरू, तो 20 पेज हुआ। तो वो नगर कार्य मेरे पास फिर आए 2 दिन बाद, तुमने लिख डाला? मैंने कहा लिख डाला। कहाँ है दिखाओ? तो ले गए, ले जाके उन्होंने गुरुजी को दिखा दिया।
तो उन्होंने पूरा पढ़ा कि हाँ ठीक ही है, ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। तो आप उनके साथ जहाँ वो प्रवास करते थे, आप उन्हीं के साथ रहते थे? कहाँ? जहाँ जहाँ वो प्रवास पे जाते थे, तो आप प्रवास पे केवल उनके साथ नागपुर नहीं में। जाते थे? केवल नागपुर में। प्रवास तो सारे देश का 30 बार किया उन्होंने। लेकिन आप उनके साथ नहीं रहे नहीं। उन दिनों में। उनके साथ एक डॉक्टर अबा थकते थे, आके वो रहते थे, वो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे। मतलब बॉडीगार्ड भी थे, हाँ, हर तरह से मजबूत थे। तो आप उनके भाषण तभी लिखते थे जब वो नागपुर होते थे? नागपुर में या बाहर कहीं होगा तो मुझे बुलाते थे, वहाँ जाते थे। तो उन दिनों में जब आपातकाल लगा तो संविधान पे इतने बड़े बड़े संकट आए, तो ऐसा तो नहीं है ना, कई लोग आज कहते हैं, जैसे कांग्रेस कहती है कि कोई संविधान पे संकट नहीं आया, वो सब एक राजनीतिक भ्रम है, वो सब जो है वो संघ का और भाजपा का फैलाया हुआ एक राजनीतिक भ्रम है। अब गुप्ता जी ने तो पूरा बताया कि किस तरीके का संकट प्रेस पर आया, ना किस ना, तरीके प्रेस संघ पर आया, सारे लोगों बहुत को सबको जेल भरा एक गया, जेल भेज दिए। लाखों लोगों को जो है जेल में भरा। बहुत अखबार बंद हो गए, उनके अग्रलेख काट देते थे, ये करते थे बहुत। तो मतलब एक तरीके से संविधान की हत्या हुई। विधान था ही नहीं। वो इंदिरा गांधी की 5-7 स्लोगन थे, दूरदृष्टि और क्या, निरंतर प्रयास, वो सब 5 वही चलता था और कुछ। आप कुछ बताइए। मैं तो ये कह रहा था कि यहाँ तक अत्याचारों की बात थी, खासकर संघ के जो लिमिटेड लोग थे जिनके बारे में जैसे दिल्ली में था तो इमरजेंसी के टाइम पर सबको पता था कि कौन बीजेपी का कार्यकर्ता है, संघ का। हर पुलिस स्टेशन पे नाम थे, तो हर पुलिस स्टेशन ने फटाफट वो लिस्ट दी और पकड़ लिया। तो जो विद्यार्थी परिषद के जो लोग थे उन्होंने बहुत साहस दिखाया, और ये अरुण जेटली को अरेस्ट हुए, तो अरुण जेटली को पंखे पे वो कहते थे एरोप्लेन बना के और लटका दिया था। अरुण बहुत जेटली कष्ट, को। हाँ, अरुण जेटली। और लोग तो कहते हैं कि वो जॉर्ज फर्नांडिस को भी जब अरेस्ट किया तो उनकी आंखों में 200 वॉट के बल्ब से उनको टॉर्चर किया गया। जॉर्ज फर्नांडिस को तो जॉर्ज फर्नांडिस को तो डायनामाइट केस में फंसाया था। उसके जो भाई थे उसको कष्ट दिया, और जो उनकी एक फ्रेंड थी जिसका अभी भी आता है, जिसके ऊपर पिक्चर भी बनी है, जो एक्ट्रेस थी वहाँ की, उसको बहुत तंग किया, निर्वस्त्र किया, सब कुछ किया, उसके साथ बहुत अत्याचार। और जहाँ तक जॉर्ज फर्नांडिस का था, वो इंटरनेशनल फिगर थी, उसको पता था। तो 2 ही रास्ते थे, उन्होंने कहा इसको जिंदा पकड़ लो या मुर्दा मार दो, क्योंकि उनसे बहुत डरते थे। इसी तरह से मुझे याद है कि दिल्ली में मदन लाल खुराना थे, तो वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। तो जब उनको बहुत कष्ट दिया तो उसने एक ही बात कही कि देखो, तुम मुझे यहाँ अंदर जितना कष्ट दोगे उससे बड़ा कष्ट मेरे मित्र जो बाहर हैं वो तुम और तुम्हारे फैमिली को देंगे, इसके लिए तैयार हो क्या? तो वो डर गए। और ये बात ठीक थी कि जो अंडरग्राउंड लोग थे उनको पता था, उनको जो करना था, तो उनको ये डर लगा हुआ था कि संघ के लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये अपना सुब्रमण्यम स्वामी था, ये जो भी कहते हैं, इनको सब संघ की तरफ से ही सहायता मिली थी, संघ की तरफ से सब किया गया था ताकि वो पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट से बाहर निकले, बाहर निकलते गाड़ी में उनको तुरंत भेज दिया जाए, और फिर जिस ट्रेन से जाएंगे दूसरी ट्रेनों से टेलीग्राम जाएंगे कि आई हैव रीच सेफली एट रोहतक, और वो पहुँचे हुए होंगे कहीं और। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं की थी ये संघ के लोग करते थे, और ख़ासकर माधवराव जी मुले, उन्होंने सबसे बड़ा कार्य जो है
उस समय अंडरग्राउंड सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने की दिल्ली में। और मतलब जहाँ तक हम लोग थे तो हमारे से भी संबंध था। मोरोपंत जो थे वो मिले, हम मुझसे भी मिले। उन्होंने कहा भी कि मैं यहाँ रह सकता हूँ। मैंने कहा जर्नलिस्ट कॉलोनी आपको पता लग जाएगा तो ये ठीक नहीं रहेगा, तो वो दूसरी जगह ठहरे। आपने कहा कि मूले जी का बहुत बड़ा उन दिनों में योगदान था दिल्ली में, तो उस समय में वसंतराव ओक जी कहाँ थे? नहीं, वसंतराव ओक तो चले गए थे, वसंतराव ओक नहीं थे। ये उस जमाने की बात है, इमरजेंसी की। उस समय वो नहीं थे। उस समय तो बलराज मधोक थे, लेकिन बलराज मधोक को अरेस्ट करके थोड़े दिन बाद छोड़ दिया था कि भाई ये संघ के साथ आजकल इनका बहुत ज़्यादा संबंध नहीं। बाकी अत्याचार उन्होंने कितने किए मैं आपको बता ही नहीं सकता। मेरा एक मित्र था और वो एंटी आरएसएस और सब था। वह पत्रकार थे, बहुत अच्छे, बहुत साथी थे हम लोग, और रेवोल्यूशनरी आदमी था। तो वो बाहर गया, करोल बाग में रहते थे, बाहर गए ब्लेड खरीदने के लिए। थोड़ी देर में घर की तरफ आए तो देखा सारे में पुलिस। तो उसने किससे पूछा ये क्या बात है? बोला ये आपको पकड़ने के लिए आए। बोला इतने लोग? तो भिंडर जो उस समय संजय गांधी का खास आदमी था दिल्ली में, वो पहुंचा हुआ था, क्योंकि वो उनसे उनका विरोध करते थे भिंडर वगैरह का। तो उसने ये सोचा कि ये अच्छा मौका है, इसको पकड़ लिया जाए। पकड़ लिया। तो उस बेचारे को, जो कि एंटी आरएसएस आदमी था और सोशलिस्ट और बाकी दिमाग था, उसको पकड़ने के लिए सारा करोल बाग में पुलिस पहुंच गई और भिंडर ने उसको पकड़ा और ये दिखाया जेल के अंदर, ये मतलब चार्ज लगाया कि ये शंकर मार्केट में आरएसएस की प्रार्थना कर रहा था। उसने कहा कि भाई मैं आरएसएस की प्रार्थना में नहीं जानता, मैं आरएसएस के खिलाफ हूँ। तो वो बता रहा था कि चौधरी चरण सिंह वगैरह सब जेल में थे, तो बड़ा अच्छा संघ का वातावरण रहता था वहाँ पर। तो ये जो आपने पूछा कि संघ का वहाँ जो वेल ऑर्गेनाइज्ड वातावरण था, उसके अंदर सब लोग आनंद लेते थे। संघ के तो कैंप की तरह से लगता था, स्वयंसेवक और बाकी लोग सब आराम से तो ये जितना भाग लेते थे। जी जी। और यहाँ तक कि जामा मस्जिद के जो इमाम थे वो संघ की प्रार्थना करते थे। और जब वो जेल से बाहर आए तो वो बहुत खुश थे कि मैं वहाँ पर संघ के साथ रहा, और वो जैसे ध्वज प्रणाम करते हैं वो उन्होंने वहाँ किया। तो हाँ, तो इस तरह से मिलजुल के रहे, क्योंकि सभी लोग थे। ये तो आपने हालात बताए दिल्ली के बाहर के हालात भी ऐसे ही थे कि ये सारा कुछ? नॉर्दर्न इंडिया में सब जगह यही हालात थे, बुरे हालात थे सब जगह, लेकिन साउथ में ये नहीं पहुंचे। सारे देश में तो साउथ के अंदर कोई इसका असर नहीं थोड़ा था, कम था। वो वहाँ फ्रीडम थी सब। तो इसीलिए जब इलेक्शन हुए तो इंदिरा गांधी नॉर्थ इंडिया में एक आध सीट मिली, सब जगह हार गई, और साउथ इंडिया में जीत गई। तो ये असर उसका रहा। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो परवाह नहीं करता था, संघ का स्वयंसेवक रहा। तो मैंने उस समय अंडरग्राउंड तो नहीं था, मैं तो ओवरग्राउंड था। ये तो आप लोग बच्चे मेरे थे सब, ये 6 साल की थी उस समय, बड़ा लड़का 9 साल का था। तो मेरे को NBC नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन अमेरिका से आया था, उसने मेरी इंटरव्यू की कि ए अनएम्प्लॉयड जर्नलिस्ट। तो उसने इंटरव्यू की, 2 दिन इंटरव्यू की मेरी, हर तरह से घर पर पूरा। उस समय टेलीविज़न इंडिया में नहीं था, उसने तो अपना पूरा टेलीविज़न लगाया अमेरिका, और सारा इंटरव्यू किया। उसके बाद कहाँ जाता हूँ, कैसे जाता हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ों का उसने बनाकर वो फिल्म जब अमेरिका में दिखाई तो अमेरिका में जो इंडिया के एम्बेसडर थे उन्होंने रिपोर्ट किया दिल्ली कि ये क्या हो रहा है, प्री सेंसरशिप की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो एक ये पिक्चर आ गई है और ये फिल्म दिखा गई है। तो उसके बाद जितने भी
फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट ने सबको बुलाया गया और डांट मारी गई कि प्री सेंसरशिप मानो। तो मार्क ट्वली जो थे बीबीसी के, उन्होंने कहा मैं नहीं मानूंगा, और रॉयटर वगैरह सब चुप रहे, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। और जहाँ तक मेरा सवाल था, मेरे पीछे तो बहुत दिक्कतें हो गई, लेकिन मेरे संबंध सब लोगों से थे, बहुत पुराने थे, इसलिए वीसी शुक्ला ने मुझे बुलाया तो मैंने उसको बताया, और मेरे मित्र भी थे कांग्रेस में भी। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो आपके पिताजी के रविशंकर शुक्ल जी के मित्र हैं। तो वो थोड़ा सा नर्म रहा, चलिए। और क्योंकि मैं कोई बीजेपी में, मतलब जनसंघ में और आरएसएस में तो था नहीं, ऑर्गेनाइज़र में था, पत्रकार था, और संबंध सब पार्टियों से मेरे रहते थे, इसलिए कम से कम लोगों ने कोशिश करी, लेकिन मेरे को वो पकड़ना नहीं चाहा उन्होंने। और मैंने उसके बाद जर्नलिज्म नहीं छोड़ा, बहुत मुझे कहा गया, और इकोनॉमिक टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत सारी रुकावट थी, लेकिन मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। आप दोनों की मैंने एक्सपीरियंसेस सुने। एक आखिरी सवाल कि आज की युवा पीढ़ी को आपातकाल से क्या सीखना चाहिए? युवा पीढ़ी आज की जो है वो जिन विषयों में, जिन चीज़ों में समय उसका बीतता है, देश के बारे में सोचने की क्षमता कल्पना नहीं रखता। किसी के दिमाग में नहीं। संघ के जो संसद है वो तो थोड़ा बहुत सोचते हैं, तो सब ये मानते हैं कि आपातकाल जैसी स्थिति से देश का विकास नहीं हो सकता है। तानाशाही हुई हो तो आप तानाशाही के आधार पर जो काम कर लीजिए, पर लोग यदि मन से काम नहीं करेंगे, काम कभी नहीं होगा। जबरदस्ती करा कर काम नहीं करा सकते। मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि आपातकाल लगा दिया, पूरी जबरदस्ती की, पूरी तानाशाही की। राज्य सरकार के कर्मचारी जो थे देश भर में इतने नाराज थे, इतने नाखुश थे कि सरकारी नौकरी कर रहे तो कुछ कर तो नहीं सकते, बोल नहीं सकते। उसका बदला उन्होंने इलेक्शन में ले लिया। सारी सीटें कांग्रेस हार गई। नॉर्थ इंडिया में हार गई। तो गुस्सा तो लोगों में होता है। जी, तो युवा पीढ़ी के लिए कोई सीख आप भी बताएं। युवा पीढ़ी के लिए तो हमेशा रहता है, और युवा पीढ़ी समझती है, लेकिन उसको आपातकाल का पता नहीं है लगा सकते। और जैसा अडवाणी ने कभी कहा, और हमें भी सावधान रहना चाहिए कि कोई भी सरकार कभी भी इस तरह की स्थिति ला सकती है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह बन सकती। तो इसको सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।